गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसका गठन किस प्रकार से होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसकी संख्या, वेतन, भत्ते, शपथ वगैरह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन न्यायपालिका को एकीकृत बनाया गया है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निम्नतम स्तर के न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनमें कार्य करने वाले न्यायाधीश निम्न स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंच सकते हैं तथा निम्न न्यायालय में प्रारंभ किए गए विवाद को नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जा सकता है। शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय तथा छोटे स्तर के न्यायालय और पंचायत स्तर पर न्यायालय हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय है। उसके हम नीचे के न्यायालयों में जो अपीलें की जाती हैं उससे यदि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं या उनके निर्णय से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम ऊपर के न्यायालयों में जा सकते हैं। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1956 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। 1960 में यह 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई तथा 1977 में 17 कर दी थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। संसद द्वारा 2008-9 में एक विधेयक पारित कर मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 कर दी गई। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने तथा कम करने का अधिकार संसद के पास है। इन 31 न्यायाधीशों के अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति उचित समझे या उसको सही लगे तो अन्य तदर्थ न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। वो एडोक पर भी न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है और ये जो एडोक वाले न्यायाधीश हैं ये समय के साथ इनके पद को ख़त्म भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से इस संबंध में परामर्श कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नाम सरकार को भेजने से पूर्व कम से कम 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का आधार, तो जो ये 31 न्यायाधीश होते हैं इनमें से ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है और अभी तक ये चलता रहा है इसके अंदर के 1973 तक के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर आ जाता है। जब मुख्य न्यायाधीश पद सेवानिवृत्त होता है तो बचे हुए न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम है, जो सब सीनियर मोस्ट है, उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय संविधान लागू होने की तिथि से यह परंपरा स्थापित की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। ये परंपरा 1973 तक व्यवहार में निर्वाहित की जाती रही, लेकिन अप्रैल 1973 में इस परंपरा का प्रथम बार उल्लंघन किया गया। मुख्य न्यायाधीश JM सीकरी के सेवानिवृत्त होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश KA हेगड़े, AN ग्रोवर तथा JM शेलट को छोड़कर इनसे कनिष्ठ जो जूनियर थे न्यायाधीश अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इन तीनों न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया। बार एसोसिएशन तथा विरोधी दलों ने कांग्रेस सरकार का कड़ा विरोध किया, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अजीत नाथ रे के 1977 में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वरिष्ठतम न्यायाधीश HR खन्ना को छोड़कर उनसे कनिष्ठ न्यायाधीश HM बेग का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। HM बेग ने 1978 में अवकाश ग्रहण कर लिया। तब जनता पार्टी का शासन था। जनता पार्टी ने पुनः वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा को स्थापित किया तथा तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तब से इस परंपरा का अभी तक निर्वाह किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं
के न्यायाधीशों के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, इनको बनने के लिए इनके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली मुख्य जो आप जानती हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है इसके अंदर किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में अथवा अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वो वकालत कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। तो एक तो पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो उच्च न्यायालय में या अन्य दो या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम वो 5 वर्ष का न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में वो 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। इस उपबंध का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत भी नहीं की है, न ही 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा है, लेकिन वह कानून के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है। उदाहरण के लिए किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का कोई कानून का लेक्चरर या प्रोफेसर जिसने कानून का गहन अध्ययन किया है तथा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वह कानून के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पर्याप्त ज्ञान रखता है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जो आपका लास्ट वाला सेंटेंस है, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, उसका तात्पर्य यह है कि यदि उसने न तो 10 वर्ष तक वो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ना वो उसने वकालत की हो, लेकिन यदि वो राष्ट्रपति के नज़र में किसी विश्वविद्यालय का यदि कोई प्रोफेसर है जो कानून का ज्ञाता है, और यदि राष्ट्रपति की नज़रों में उसको लगता है कि ये कानून के क्षेत्र में इसको पर्याप्त ज्ञान है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसका शपथ ग्रहण के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में जो मुख्य प्रावधान है। तो सबसे पहला है इसके अंदर शपथ। तो संविधान की 3 अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र पर न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अपने स्थान पर नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। दूसरा है इसका कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायाधीश का कोई भी कार्यकाल या समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। एक न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात तब तक कार्य करता रह सकता है जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। इससे पूर्व भी वह स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है और सेवा मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति या अन्य कोई अधिकारी किसी भी न्यायाधीश को मात्र अपनी इच्छा से पद से हटाने में सक्षम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग की जो लंबी प्रक्रिया है उसके द्वारा ही उनको लगाकर ही उसको पद से हटाया जा सकता है। अब जो महाभियोग होता है, महाभियोग केवल न्यायाधीश के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता या कदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है। या तो वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करे, या वो अपने पद पर कार्य करने के लिए सक्षम ना हो, या फिर कदाचार या रिश्वत वगैरह या देशद्रोह के आरोप में उस पर कोई अपराध सिद्ध हो जाए, तब महाभियोग लगता है। महाभियोग की कार्यावधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। मतलब यदि शीतकालीन सत्र चल रहा हो तो वो पूरा महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शीतकालीन सत्र में ही पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक सदन ने तो उसमें शीतकालीन सत्र में विचार किया, दूसरा सदन उसमें ग्रीष्मकालीन सत्र में विचार करे, ऐसा नहीं होगा। महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना आवश्यक है। महाभियोग के समय संबंधित न्यायाधीश को अपने समर्थन में पैरवी करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब वो अपने बचाव में जो भी करना चाहे, जैसी भी दलील वगैरह देना चाहे, तो न्यायाधीश उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उसके आधार पर उस पर न्यायाधीश को पदच्युत करने का आदेश देता है। अब इसके वेतन भत्ते किस प्रकार से होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस वेतन के अतिरिक्त
निःशुल्क आवास तथा अन्य भत्ते भी उन्हें प्राप्त होते हैं। संसद समय समय पर इस वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन कटौती नहीं कर सकती। इसी प्रकार से केवल वित्तीय आपात स्थिति के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं या वहाँ से उनको मिलते हैं वो। अगला है इनकी स्वतंत्रता को, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के बनाए रखने के लिए वकालत पर रोक लगाई है। जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह लेता है वह अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भारत के क्षेत्र के किसी भी अन्य अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। और अगला है इसके अंदर न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, इनको क्या क्या छूट मिली हुई है। न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों या व्यवहार को लेकर संसद में महाभियोग को छोड़कर या शैक्षणिक टीका टिप्पणी को छोड़कर कोई आलोचना नहीं की जा सकती। जनता में भी इस प्रकार की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायालय के कार्य संपादन के समय न्यायाधीशों की प्रकृति पर आलोचनात्मक टीका टिप्पणी करने पर न्यायालय को उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने देखा न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनकी संख्या का निर्धारण किस प्रकार से होता है, योग्यताएं क्या हैं, शपथ कौन लेता है, कब लेते हैं ये, कार्यकाल कितना है, महाभियोग किस प्रकार से लगाया जा सकता है, वेतन भत्ते, वकालत पर रोक और न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। धन्यवाद।